वेलकम यू ऑल इन सक्षम एकेडमी। मैं अनुपमा शर्मा आप सबको क्लास 10 के बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा रही हूँ। हमने पहला टॉपिक लाइफ प्रोसेस का जो है न्यूट्रिशन वो ख़त्म कर दिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल। आज हम देखेंगे टीथ के बारे में। जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कब से? जब दांत से हम खाने को तोड़ना शुरू करते हैं या उसे हम चबाना शुरू करते हैं। इतना बताया था मैंने। आज मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी दांत के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में, टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में और डेंटल कैविटी के बारे में। ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तुम स्टार्ट करते हैं। पहले टीथ, दांत। टीथ और टूथ ये दो वर्ड आपने अक्सर सुने होंगे, तो क्लियर कर दूं, टीथ का सिंगुलर ही टूथ होता है। टूथ मतलब एक दांत जो कि पल्प, सीधे समझिए मसूड़ों से अटैच हड्डियों की तरफ जाता है, वो आपका टूथ हो जाता है। और दांतों का एक पूरा समूह, कई दांतों को मिला करके हम उसे टीथ कहते हैं। ठीक है, टीथ यानी दांत, क्लियर। कई दांत, कितने टाइप के, कैसे, ये सब हम पढ़ेंगे। एक और बात, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के बारे में। ओके, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा दैट इज ओडोंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टीथ। बायोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ पे हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओके, ओडोंटोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ। ओके, एक वर्ड हम सुनते हैं डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट कहते हैं। उन्हें हम डेंटिस्ट क्यों कहते हैं पता है? डेंटिस्ट शब्द जो है ना, ये लैटिन लैंग्वेज का है और लैटिन लैंग्वेज में डेंटिस्ट शब्द को ही टूथ कहा जाता है। इस वजह से ये वर्ड लिया जाता है। डेंटिस्ट कौन? जो दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर होते हैं। ओडोंटोलॉजी वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, फंक्शन ऑफ टीथ। पहले देखते हैं एक बार डायग्राम को। अगर आप डायग्राम को देखिए, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा अंदर की चीज़ों को, गम्स, जो गम्स होते हैं जिनके अंदर टीथ अटैच होता है, मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया। पहले अभी आप लोग पूरा का पूरा टीथ के बारे में देखेंगे। एक दांत मैंने बनाया जिसमें मैंने पहले एक चीज़ मेंशन की है, क्रोन, नेक, रूट। इसको ध्यान में देख करके पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर हम दांतों को देखें नॉर्मल किसी के भी, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है और नीचे आते आते नैरो होता जाता है। जो ऊपर का पोर्शन होता है दांत का, यानी टॉप ऑफ द टीथ, उसको हम क्रोन, उस एरिया को हम क्रोन कहते हैं। जैसे किसी भी राजा के सर पे सबसे ऊपर ताज सबसे टॉप पोर्शन में रहता है, वैसे दांत के सबसे टॉप पोर्शन को हम क्रोन कहते हैं। वो होता है आपका इनेमल। इसके अंडर में कौन आता है? इनेमल। दूसरा आपका है नेक। नेक पोर्शन में क्या है? बीच का पोर्शन, उसमें आपका आता है एक पार्ट डेंटाइन। तीसरा आपका है रूट पोर्शन। रूट का मतलब जो जड़ अंदर जाती है, इसका मतलब वो पोर्शन जो अंदर गम्स की तरफ जाता है वो रूट है। इसके अंदर आपका आता है पल्प। ठीक है, इनेमल, डेंटाइन, पल्प, ये तीनों ही पार्ट है जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो दांत होता है उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज अ इनेमल। ये हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। हमारे बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है हमारे दांत का टॉप पार्ट, जिसको हम इनेमल कहते हैं। हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, जो 2 जगह हम जानते हैं कि पाई जाती है। ये क्लास 9th का टॉपिक है, टिश्यू चैप्टर का। पहला आपका है आपके नाखून में। हमारे नाखून में जो प्रोटीन होती है वो होती है केराटिन प्रोटीन, और वही प्रोटीन हमारे बाल में पाई जाती है। हमारी बॉडी में जितनी केराटिन प्रोटीन होती है उसका 1% हमारे दांत की इनेमल में होता है। केराटिन प्रोटीन का 1% हमारे दांत के जो टॉप पोर्शन है इनेमल, उसमें पाया जाता है। यह हमारी बॉडी का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ओके, इनेमल जो होता है वो सबसे टॉप पे है। वहाँ पे कोई नस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, कोई नर्व नहीं है, इसलिए कोई सेंसेशन नहीं होता है। इसका काम क्या है? ये खाने को चबाने और फाड़ने में टॉप पोर्शन है, मदद करता है। दूसरा आपका बीच का पार्ट है डेंटाइन। इनेमल के नीचे आ रहा है डेंटाइन,
डेंटाइन क्या कर रहा है, एक नेटवर्क है इनेमल और पल्प के बीच का, दांत के बीच का पोर्शन, नेक पोर्शन, वो डेंटाइन, या आप कह सकते हो मिड का पोर्शन है डेंटाइन। ठीक है, अंदर आप आएंगे तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ रेड और ब्लू, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको नर्व दिखाने की कोशिश की है, ब्लड वेसल्स को दिखाने की कोशिश की है कि पल्प चैम्बर दांत का वो चैम्बर होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स हैं तो न्यूरॉन या नर्व है, और नर्व है तो हमें सेंसेशन होता है, फील होता है, पेन फील होता है। तो ये पल्प जो है ये वो पार्ट है हमारे टीथ का जो जा कर के, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और यही वो पोर्शन है जा कर के गम्स के अंदर फिट होता है, अटैच होता है। ठीक है, हमने देखा इनेमल, डेंटाइन और पल्प के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ आपने ख़त्म कर दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ की। ठीक है, टीथ के टाइप्स कितने होते हैं? टीथ के जो हमारे दांत होते हैं उनके 4 टाइप्स होते हैं, ये 4 होते हैं। आप देखते हो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके आगे के जो 2 दांत दिखते हैं, सबसे पहले उन दांत जो फ्रंट पे, अगर हम बात करें ये ऊपर और नीचे की जॉ की। अच्छा, एक बात ज़रा नोटिस करिएगा कि जो ऊपर की जॉ होती है और नीचे की जॉ होती है, इनके अंदर गम्स की मदद से दांत हमारे लगे हुए रहते हैं। एक ऊपर की जॉ है, एक नीचे की। तो जो ऊपर की जॉ होती है उसकी बून जो है उसको हम नाम देते हैं मैक्सिला, और जो नीचे की जॉ है उसको हम नाम देते हैं मैंडिबल। ठीक है, जो ऊपर की हमारी जॉ की बून होती है, हड्डी होती है, उसे हम मैक्सिला कहते हैं, जो नीचे की होती है उसे हम मैंडिबल कहते हैं। यानी ऊपर के दांत जो हैं वो किससे अटैच हुए हैं? मैक्सिला बून से हुए हैं, और जो नीचे के दांत हैं वो मैंडिबल बून से अटैच हुए हैं। ओके, अब अगर हम बात करें जो दांत हमें बिल्कुल फ्रंट में 4 दांत दिखते हैं हमें, उन्हें हम इंसीजर कहते हैं, उन्हें हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का क्या काम है? ये खाने को तोड़ने में मदद करता है। किसी खाने को जब हम मुंह में डालते हैं तो उसको तोड़ करके मुंह में डालने में मदद करता है, ये आपका इंसीजर है, जो कि 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं। दूसरा आपका एक कैनाइन। अगर आप इंसीजर के बगल में 2 बड़े बड़े दांत देखोगे जो बहुत ही नोकीले टाइप के होते हैं, ये होते हैं कैनाइन। कैनाइन क्या करते हैं? चीज़ों को फाड़ने के काम में, किसी भी खाने की चीज़ को फाड़ने के काम में। फाड़ने की बात है, क्लियर है। ह्यूमन बींग्स में 2 नीचे 2 ऊपर, और ये दांत ज़्यादा किस में पाए जाएंगे? जो जानवर किसी को फाड़ के खाते हैं, यानी कि जितने भी आपके कार्निवोर्स होते हैं, लायन वगैरह में कैनाइन बहुत ही शार्प और लंबे पाए जाते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो आपने देखा 4 इंसीजर दांत होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रंट में पाए जाते हैं, 2 उसके साइड में, एक बगल बगल में, वो कैनाइन होते हैं। उसके बाद आपको मैंने लिखा प्री मोलर एंड मोलर। ये क्या होता है? कैनाइन के बगल में जो आपके 2 दांत होते हैं इन्हें हम प्री मोलर कहते हैं, और जो उसके बाद 3 दांत होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। प्री मोलर और मोलर जो पीछे के दांत होते हैं ये खाने को अच्छे से क्रश करने में, अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने में मदद करते हैं। इससे क्या होगा? न्यूट्रिशन में अगर पढ़ा है तो इससे ये होता है खाना छोटे पार्ट में होता है, टूटता है, सलाइवा के साथ ज़्यादा आसानी से मिक्स होता है, और फिर कार्बोहाइड्रेट यानी एक कॉम्प्लेक्स को हम किसमें? सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। यानी प्री मोलर और मोलर वो मेन टीथ हैं जिनकी मदद से हम खाने का पहला डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दूसरा आपने देखा टाइप्स ऑफ टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होते हैं वो फ्रंट के दांत होते हैं जो कि खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। कैनाइन जो होते हैं ये कॉर्नर के 2 नोकीले दांत होते हैं जो किसी चीज़ को फाड़ने में मदद करते हैं। प्री मोलर उसके बाद के 2 दांत हैं, और मोलर जो पीछे के 3 दांत होते हैं। प्री मोलर और मोलर खाने को छोटे छोटे पार्ट में अच्छे से क्रश करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये था आपका टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। अगर हम टीथ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके नंबर के बारे में अगर बात करें तो ये वेरी करता है कि इसमें बड़े और छोटे लोगों में, यानी बच्चों और एडल्ट में, चाइल्ड और एडल्ट में ये डिफरेंट होता है। क्यों? यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, पहले इसको समझिए तब आप देखेंगे। मैंने यहाँ एक चीज़ लिखी है मोनोफायोडोंट।
डाइफोडोंट एंड पॉलीफोडोंट। इसका मतलब क्या है? मोनो मीन्स एक, डाइफ मतलब दो, पॉली मीन्स कई। मोनोफायोडोंट का मतलब वो दांत जो पूरी लाइफ में हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार आते हैं, पूरी की पूरी लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार आते हैं और हमेशा ये परमानेंट ही रहते हैं, ठीक है, वो होते मोनोफायोडोंट। जो हमारे प्रीमोलर, जो हमारे ये दो दांत आते हैं, ठीक है, और एक जो लास्ट का मोलर, सुना होगा घर में कहते हैं ना बुद्धि वाला दांत। क्यों ये कहा जाता है पता है? वो दांत ना एक एज के बाद या 14 या 15 के बाद, एक बॉडी की ग्रोथ के बाद वो दांत आता है। वो लाइफ में बस एक बार आता है, वो टूटता है, वो मिल्क टीथ उसमें कुछ नहीं, एक बार आया वो परमानेंट है। किसी किसी को 18+ के बाद आता है। तो क्या होता है, ये कहा जाता है कि सबसे लास्ट में कोई बॉडी में अगर कोई चीज़ आई है पार्ट, तो ये टीथ आया, यानी अब ये इंसान की बॉडी पूरी एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की जितनी चीज़ें बोली जाती है, इतनी बून, इतनी आइज़, इतनी नोज़, वैसे 32 टीथ कंपल्सरी होते हैं। और जब वो लास्ट के मोलर आ जाते हैं तो 32 टीथ कंप्लीट हो जाते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है। तो लास्ट का जो मोलर होता है और हमारे दो प्री मोलर, यानी ये जो 3 दांत होते हैं, 3 टीथ ऊपर 3 टीथ, ठीक है, ये जो दांत होते हैं ये हैं हमारी लाइफ स्पेन में सिर्फ एक बार आते हैं, इसलिए हम इनको मोनोफायोडोंट कहते हैं। दूसरा डाइफोडोंट। डाइफोडोंट मतलब वो दांत जो लाइफ स्पेन में 2 बार आते हैं, एक बार मिल्क टीथ में, एक बार परमानेंट टीथ में, जो लगभग सब जानते हैं सबके साथ। पहला इंसीजर, कैनाइन और मोलर। यानी इंसीजर आगे के दांत, दो नोकीले आपके कैनाइन, और पीछे के 2 मोलर। ये क्या होते हैं, लाइफ में हमारे 2 बार आते हैं। एक बार जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तब उसको ये दांत आते हैं, फिर 6 से 7 साल बाद क्या होता है, ये टूटने लगते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। फिर उसके बाद जो दांत आता है वो परमानेंट होता है। तो इन टीथ को हम डाइफोडोंट कहते हैं। तीसरा है पॉलीफोडोंट, मतलब वो दांत जो ऑर्गेनिज्म में कई बार आते हैं, जैसे फिश और कुछ एम्फीबियंस में देखा गया है कि ये दांत आते रहते हैं, इनको दांत आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर इसको जान लिए तो ये समझ जाओ कि इंसीजर, कैनाइन और मोलर ये आते रहते हैं 2 बार, ठीक है। और आपका प्री मोलर और लास्ट का मोलर वो लाइफ स्पेन में एक बार आते हैं। तो ये था आपका मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बाद अगर हम नंबर की बात करें तो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर वो चाइल्ड है तो उसके पास जब दांत बचपन में आते हैं, एक एडल्ट होने से पहले 20 दांत ही रहते हैं, और जब लास्ट के मोलर भी आ जाते हैं तो 32 दांत हो जाते हैं, दैट इज़ 32। कैसे होता है? एक बच्चा जब होता है, ऐसे देखिए, ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। चाइल्ड की बात करें, बच्चे के पास इंसीजर कितने होंगे? ऐसे समझो, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ठीक। कैनाइन साइड के हैं। तो जब बच्चे को 4 नीचे हो गए इंसीजर, 2 हो गए कैनाइन, प्रीमोलर सिंपल में 2 इंसीजर, 2-2 का पार्ट लेके चलो, एक तरफ का लेफ्ट और राइट में बांट दो। तो 4 इंसीजर अगर आपके होते हैं तो 2 ले लो, 2 इंसीजर हुआ, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है और 2 मोलर होता है, ठीक है। बच्चे में क्या होता है कि ये दांत आते ही नहीं हैं, पहले ये दांत नहीं आते हैं, एक थोड़े एज के बाद फिर ये 2 मोलर आपके प्रीमोलर आ जाते हैं। कब? क्योंकि प्रीमोलर क्या है आपके, मोनोफायोडोंट है, ये एक उम्र के बाद आते हैं। तो जब एक बच्चा 5 साल के अंदर रहता है तो उसके पास इतने दांत आते हैं, ऊपर और नीचे मिला करके, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, एक भी प्रीमोलर नहीं और 2 मोलर। ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइल्ड के अंदर दांतों का एक, जब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ टीथ, तो हमें वहाँ मेंशन करना रहता है कि जब चाइल्ड की बात करें तो 2102 होता है, इतने नंबर ऑफ टीथ आते हैं। अगर हम एडल्ट में बात करें, यही अगर हम एडल्ट की बात करें तो लेफ्ट और राइट साइड डिवाइड करके, एक तरफ 2 इंसीजर आया, 1 कैनाइन आया, 2 प्रीमोलर आया और 3 मोलर आया, ठीक है। ये 2:1:3 का रेशियो आता है एडल्ट के लिए। तो अगर कोई आपसे पूछे चाइल्ड के अंदर
टीथ का रेशियो तो 2102 और एडल्ट में 2123 का होता है। ओके, तो हमने देखा टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमें एक टॉपिक सिर्फ बच रही है जो पढ़नी है, वो है डेंटल कैविटी। दांत को पढ़ा तो दांत के बारे में और पढ़ लें। डेंटल कैविटी नाम से ही है, दांत के अंदर की कैविटी। अब हमें ये देखना है कि दांत में ये जो कैविटी वर्ड है, यानी ये कैविटी आती कैसे है और ये होती कैसे है और ये ठीक कैसे होती है। होता क्या है कि हम जब भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाने को अच्छे से चबा लिया, उसे खा लिया, पानी से अगर मुंह को हमने नहीं धुला है, ठीक से नहीं धुला है, तो छोटा सा भी छोटा खाने का अगर पार्टिकल होगा, उससे कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर, हमारे बक्कल कैविटी में, बक्कल चैम्बर में बनती ही है। जो माउथ का पूरा चैम्बर होता है उसे हम बक्कल चैम्बर कहते हैं। तो अगर हमने खाना खाया और ठीक से हमने पानी से मुंह को नहीं धुला है, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं जो उस खाने को हमने खाया उससे बनी हुई बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने शुगर को खाया, शुगर मतलब कुछ भी मीठा खाया। मीठा खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, यहाँ देखिए, हमने कोई भी शुगर खाया, वो शुगर जब हमारे मुंह में गया और शुगर को खाने के बाद भी ठीक से पानी नहीं पिया, या शुगर के कुछ पार्टिकल रह गए, तो वो बैक्टीरिया उस शुगर के साथ रिएक्शन करती है। बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, वो हमने कोई भी शुगर लिया उसके साथ रिएक्शन करती है और एसिड बनाती है। क्या बनाती है, एसिड बनाती है। बहुत कंसंट्रेटेड नहीं, सिर्फ एसिड बनाती है। तो क्या होता है, एसिड थोड़ी से अमाउंट में एक बार बनाया, 2 बार बनाया, हमने ब्रश किया, ठीक हो गया, ओके। ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है कि हम खाए जा रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, शुगर लिए जा रहे हैं, बैक्टीरिया एसिड का रिएक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। बॉडी सिम्टम शो करती है। दांतों पे जो एक पीली परत आती है, वो क्यों आती है, वो एक सिंबल है, वो हमें बताती है, एक सिग्नल दे रही है कि एसिड का फॉर्मेशन टीथ पे हो रहा है। नॉर्मली पता है हल्का फुल्का येलोइश दांत होता ही है। नॉर्मल अगर हम ये कहें कि दांत का कलर वाइट होता है तो ये नेचुरल कलर नहीं है। ग्रेइश वाइट में हल्का सा येलोइश वाइट, यही दांत का कलर होता है। तो हल्का फुल्का तो एसिड नॉर्मली बनती है, ठीक होती है, पर कई बार हमने ध्यान नहीं दिया तो ये एसिड बनते बनते एक लेयर बनाती है। सिग्नल होता है कि एसिड वहाँ पे अब रिएक्शन करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि जो इनेमल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इतना हार्ड पार्ट है जिसको आप जल्दी से तोड़ नहीं सकते हो, तो फिर ये एसिड ये क्या करेगी। आपको पता है अगर किसी इंसान की बॉडी को दफना देते हैं तो उसकी मसल्स और उसकी स्किन वगैरह सब खत्म, लेकिन उसकी बोन्स रहती हैं, पर उसी बूंद पे अगर आप एसिड को डाल दो वो गल जाती हैं। इसी तरीके से धीरे 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 ये एसिड जब कई समय से बनता है तो ये पूरे दांत को कवर करता है। कवर करने पे फिर इसका पहला असर कहाँ आ रहा है, इनेमल पे। धीरे धीरे ये एसिड बनती जा रही है, बनते 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 ये क्या कर रही है, इनेमल को अब क्या करेगी, गलाने लगेगी। मतलब उसके बीच में यहाँ पे अब यहाँ पे होल करने लगेगी। धीरे अब इसको इतना कर दिया, फिर भी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये चला जा रहा। अब ये एसिड धीरे धीरे इसके बाद यहाँ आ जाएगी, तब ये क्या करेगी, ये इनेमल को यहाँ तक होल कर देगी। हमें पता नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स ही नहीं है। जब ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो हमें सेंसेशन ही नहीं होगा कि हाँ कुछ यहाँ पे हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इग्नोर करते चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, एसिड बनते बनते अब कहाँ आ गई, डेंटाइन पे आ गई। डेंटाइन पे भी आ गई तब भी हमें कुछ पता नहीं चला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सेंसेशन नहीं है, यहाँ ना तो न्यूरॉन है ना ही ब्लड वेसल्स है। लेकिन अब ये एसिड बनते बनते अब इसने क्या किया, एनेमल को डिस्ट्रॉय किया, डेंटाइन को डिस्ट्रॉय किया। अब ये कहाँ पहुँच गई, पल्प। पल्प चैम्बर में जैसे ही पहुँची, यहाँ क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्लड वेसल्स में क्या होगा, यहाँ आ क्या रहा है, एसिड, और एसिड के साथ है क्या, आपका बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया और शुगर रिएक्ट कर रहे हैं, वो आते जा रहे हैं, यहाँ भरते जा रहे हैं, एसिड बनाते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अब वो बैक्टीरिया जब यहाँ इंटर किया और जब ब्लड से इसका कांटेक्ट हुआ
तब हमें सेंसेशन होता है, इरिटेशन होती है, तो हमें सिग्नल मिलता है क्या कि पेन, दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द। यही क्या है, डेंटल कैविटी है। डेंटल कैविटी क्या है, बैक्टीरिया का, माउथ बैक्टीरिया का आप कह सकते हो एसिड के साथ, सॉरी माउथ बैक्टीरिया का शुगर के साथ रिएक्शन होना और एसिड का फॉर्मेशन होना, यही आपका डेंटल कैविटी है। ये क्या करता है, दांत के एक एक पार्ट को धीरे धीरे गलाने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है और एक होल क्रिएट हो जाता है। यही होल क्या है, कैविटी है। और हमें पता कब चलता है, जब ये पल्प तक चला जाता है। पल्प चैम्बर यानी जहाँ पे ब्लड का सेंसेशन होता है, जहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स होती हैं, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, अब हमें सिग्नल मिलता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, कोई अनवांटेड पार्टिकल इंटर किया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लड की वजह से न्यूरॉन सिग्नल देते हैं। अब क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस एरिया को पूरे अच्छे तरीके से, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो उस एरिया को पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करता है। वहाँ पे कैल्शियम की आप कह सकते हो पाउडर वगैरह डालता है, जो भी उसका मेडिसिन वगैरह डाल दिया। फिर पहले तो क्या होता था, दांत को ही हटा दो, आज क्या है उसको एक सुना आपने दांतों में कैप लगाना, वो एक हम कह सकते हैं ना आर्टिफिशियल टीथ की तरह उसे बनाते हैं। आप उसको, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। थोड़ी सी गलती हो गई तो फिर ये पूरा का पूरा बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि ये दांत खुद तो गया, पूरे अंदर के सेल को भी साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल को ख़राब करने लगा तो फिर कैंसर हो जाता है। कैसे, कैंसर क्या होता है, एक सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ ही कैंसर है। हुआ क्या कि हम डॉक्टर के पास गए, कैप में होता क्या है, डॉक्टर जाता है, वो पूरी एरिया को अच्छे से साफ़ किया और तुरंत वो क्या करता है, जो गम से जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़े में हमारे दांत क्या होते हैं, ऐसे ऐसे धंसे होते हैं, तो मसूड़ों से जो नसें पल्प में सिग्नल लेके आ रही उस नस को काट देता है। वो आपकी वेसल्स जो यहाँ से ब्लड सप्लाई कर रही हैं दांत को, जो सिग्नल लेके जा रही है उसको काट देता है। काटने से क्या हुआ, अब आपका सेंसेशन पल्प तक जाएगा, नहीं जाएगा। उसने क्या किया, पल्प तक के एरिया को अच्छे से साफ़ वगैरह करके, जो भी दवा वगैरह डाल करके इसको एक कैप से प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये दांत बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह है, क्योंकि इसके पल्प में भी सिग्नल नहीं रहा। इसको पूरे वैक्यूम मान के चलो, बाहर की ना कोई चीज़ अंदर गई ना अंदर की बाहर आई, इसको पूरा पैक कर दिया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। पर होता क्या है कि अंदर कैविटी में क्या है, बैक्टीरिया वगैरह भरी हुई हैं। अगर उस डॉक्टर ने उसको क्लीन किया, साफ़ किया, थोड़ा सा भी लापरवाही कर दी और पल्प से आपके सेंसेशन को यहाँ से वेसल्स के काट दिया और कैप लगा दिया, पर थोड़ी सी भी अगर बैक्टीरिया या थोड़ा सा भी खाने का पार्टिकल उसके अंदर थोड़ा सा भी रहा, तो धीरे धीरे वहाँ पे वो सड़ने लगेगा। उससे क्या होगा, वो इतने एरिया को ख़राब करेगा, पल्प के अंदर के ब्लड वेसल्स को, हमें सिग्नल कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ के पूरे सेल को उसने डैमेज कर दिया, सेल डैमेज हुई, सेल में अबनॉर्मल ग्रोथ हुई, कैंसर हो गया। हमें पता नहीं चला क्योंकि उसने वेसल्स यहाँ पे जो ब्लड का सिग्नल, जो नसें सिग्नल लेके जा रही उसको काट दिया था। जब वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, अब उसकी वजह से जब अब ये यहाँ से डैमेज करते करते दूसरी जगह आया, दूसरे दांत के पल्प को अफेक्ट करने लगा, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये डैमेज हो गया, और हम दिखाने जाते हैं तो अपने साथ साथ आगे पीछे के पोर्शन के भी दांतों को ये लेते जाता है। यानी आप पहली बात तो डेंटल कैविटी ही मत होने दो, अगर कैविटी ही नहीं होगी तो फिर ये चीज़ नहीं आएगी। कैविटी से बचाना है, यानी टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, दांत को ब्रश करना है। शुगर, कोई भी मीठी चीज़ खाने से दांत नहीं खराब होते, मीठी चीज़ खा करके अगर हमने मुंह को यानी बक्कल चैम्बर को साफ़ नहीं किया है तो दांत खराब होते हैं। तो आज के लिए इतने टॉपिक थे जिसमें आपने पढ़ा दांत के बारे में, फिर ओडोंटोलॉजी के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ा, फंक्शन ऑफ टीथ पढ़ा, ठीक है, डेंटल कैविटी पढ़ा, इतना टॉपिक था। अगर आपको इतने में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।